सबसे पहले जो सवाल आया है वो इरशाद भट्टी साहब के लिए आया है, तो भट्टी साहब के पास जाते हैं और भट्टी साहब से आपके सवाल का जवाब जानते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपके लिए सवाल भेजा है कि बाइडेन इंतज़ामिया की आफिया सिद्दीकी की माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद करने को आप कैसे देखते हैं? मैडम शेख, मुझे कोई हैरत तो नहीं हुई, लेकिन दुख और तकलीफ़ ज़रूर हुई है। बाबा बाइडन अमरीकी तारीख का वो सदर बन चुका है जिसने ज़्यादा सदारती माफ़ियाँ दी हैं। जाते जाते भी 5 लोगों को माफ़ियाँ दे गए, 2 में सज़ा में कमी बेशी कर गए। अपने बेटे हंटर बाइडन को 2 फौजदारी मुकदमों में, जिसमें एक टैक्स चोरी, ममनुआ अशियात और बंदूक रखने का जो इल्ज़ाम साबित हुआ था, गैर मशरूत माफ़ी दे चुके हैं। अपने करीबी साथियों को फौजदारी मुकदमों में जो तहकीकात थी उनसे माफ़ी दे चुके हैं। सदर क्लिंटन ने अपने सुतेले भाई को माफ़ी दी और ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका के ससुर को माफ़ी दी और कैपिटल हिल्स के जो लोग हैं उनको भी ट्रंप माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं, आप बाकायदा करेंगे। तो दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है कि एक आफिया सिद्दीकी जिस कर्ब से गुज़र रही है, जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है, जिस जुल्म और सितम के अंदर गुज़र रही है, जो अफ़गानिस्तान जब जेल में थी जो उस पर जुल्म सितम हुए, जो अब अमरीकी जेल में जो जुल्म सितम हुए, तो अगर माफ़ कर देते तो मेरे लिए हैरत होती और खुशी भी होती, लेकिन अब दुख और तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, थैंक यू भट्टी साहब। और आई होप जी सवाल जो आपने भेजा है आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अगला जो हमारा सवाल है वो आपने भेजा है फ़खर दुरानी साहब के लिए, और फ़खर साहब आपसे ये सवाल किया गया है कि साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए साबिक चीफ जस्टिस से क्या खुफिया मालूमात ये मुलाकात की थी। अच्छा, एक ख़बर बड़ी एक वायरल हो रही है या ख़बर छपी है जिससे मुतालिक आपसे सवाल किया गया है, और सवाल आपसे ये है कि साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ की रिहाई के लिए साबिक चीफ जस्टिस से कौन सी खुफिया मालूमात की थी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? शुक्रिया अलीना। ये 2000 में जब सदर बिल क्लिंटन दिल्ली का दौरा करके, इंडिया का दौरा करके पाकिस्तान वापस जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान रुकेंगे और 3 घंटे के लिए वो पाकिस्तान आए। उस टाइम मुशर्रफ की जो है वो मार्शल लॉ था, तो सदर रफ़ीक तारड़ साहब के पास वो जो ऐवान सदर था वहाँ पर वो गए और ये मुलाकात हुई जो पाकिस्तान के ऑफिशल्स थे उनके साथ, और उसके साथ साथ फिर उनको एक जो हाई टी थी वो पेश की गई। और उसके बाद जिस तरह ये तारुफ़ कराया जाता है कि ये फ़लाँ ओहदे पे जो पाकिस्तान में तैनात है, तो चीफ़ जस्टिस के साथ भी वो किया गया। जब ये पब्लिक गैदरिंग, जब ये एक दफ़ा तकरीब ख़त्म हो जाती है उसके बाद सोशल गैदरिंग की तरह जो है वो लोगों से एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस जो थे उस टाइम उनसे कॉर्नर में, ये जो ऐवान सदर है उसके 5th फ्लोर पे जो बैंक्वेट हॉल है उसके कॉर्नर में जाके ये मुलाकात की। और उन नहीं, ये आज एक दरअसल किताब में है कि बाथरूम में ले जाके, हाँ, बाथरूम में वो किया। ये दुरुस्त नहीं है। मैंने उस टाइम के कुछ वफाकी सेक्रेटरी से बात की है और उनसे पूछा है कि क्या वाकई ये टॉयलेट में हुई है। नहीं, ये बैंक्वेट हॉल के कॉर्नर में सब लोग उस टाइम जो हॉल में मौजूद थे, और उस टाइम ही उन्होंने कॉर्नर में जाके उनसे मिले और उनको ये कहा कि अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया तो मैं आई विल मेक श्योर कि ये आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं पर्सनली। ये सदर क्लिंटन ने ये उनको मैसेज दिया जी। तो सर प्लीज़ बात करने दीजिए, माजरत इस वक्त हम आपको देख नहीं सकते इरशाद भट्टी साहब, इस वक्त सिर्फ हम फ़खर दुरानी साहब को देख सकते हैं, तो उनका पहले कंप्लीट होने देते हैं जवाब, फिर आपके पास आऊँगी मैं कमेंट के लिए। फ़खर साहब प्लीज़। तो ये मुलाकात जो है वो ऐवान सदर का जो बैंक्वेट हॉल है 5th फ्लोर पे उसके कॉर्नर में हुई थी। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट में हुई। ये नसीम अशरफ साहब ने शायद वो सेंसेशनलिज्म वो फैलाने के लिए या अपनी किताब में एक थोड़ी सी सनसनी बढ़ाने के लिए ये टॉयलेट का जिक्र कर दिया, लेकिन जो उस टाइम कुछ वफाकी सेक्रेटरीज वो मौजूद थे वो ये बताते हैं कि ये एक जो ओपन मीटिंग थी, ऐसा नहीं था कि ये कोई टॉयलेट में जाके खुफिया मुलाकात की गई। अच्छा, वैसे तो मुशर्रफ साहब ने उनको यकीन दहानी कहा जाता है करवा दी थी, लेकिन फिर भी उनको चीफ जस्टिस साहब से की जरूरत पड़ी। अलीना, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो और मैंने वो करना था कि ये सदर क्लिंटन को अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ये भी वार्न किया गया था कि क्योंकि मुशर्रफ उस टाइम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, तो आपने कोई पब्लिकली उसके साथ तस्वीर बनवा के वो पब्लिक नहीं करनी। तो आप देख सकती हैं कि ये जो सदर रफीक तारड़ साहब थे उनके साथ बाकायदा हाथ मिलाते हुए उनकी तस्वीर है, लेकिन जब ये पाकिस्तान उनका दौरा था सदर जो जनरल मुशर्रफ थे उनके साथ कोई पब्लिक इस तरह की मीटिंग की या हाथ मिलाते हुए तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी। सलीम साफ़ी साहब, अगला सवाल है आपके लिए, और आपसे पूछा गया है कि ट्रंप के आने से अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ेगा?
इमीडिएटली तो कोई असर पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो दोहा मुआहिदा था उसकी बुनियाद असल में ट्रम्प ने रखी थी और ज़ल्म खलीजात को स्पेशल एनवाई भी उन्होंने बनाया था। तो उसका जो अंजाम हुआ तो उसमें एक तो ये कि अमेरिकन असलहा अफ़गानिस्तान ही में रह गया, तो उसकी वजह से अगरचे जो बाइडन को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही ट्रंप को भी ये ताना मिलता है कि ये प्रोसेस उसने शुरू किया था और अफ़गानिस्तान से निकलने का इरादा भी उसने किया था। तो लेकिन ट्रंप कहता है कि जो बाइडन ने एक तो असलहा उधर छोड़ दिया और दूसरा उनके साथ कोई हिसाब किताब भी नहीं किया, और अभी आते ही उन्होंने कल से ये इशारा दिया है कि अगर असलहा हवाला नहीं करेंगे तालिबान तो उनको अमेरिका से जो रकम मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो पहला कदम तो वो ये उठाएंगे, तो मेरे ख्याल में वो असलहा वापस ले जाने पे जोर डालेंगे। सर, इसी से थोड़ा सा जुड़ा हुआ सवाल है, मेरे दिल का सवाल है तो मैं आपसे कर लेती हूँ। तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इस्तानुकज़ई, उन्होंने कहा है कि लड़कियों की तालीम पर से पाबंदी हटाई जाए अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाकर। इसको कुछ आप देखते हैं कुछ रंग लाता हुआ या सूदमंद होता हुआ आगे आने वाले दिनों में? क्या रेलेवेंस है इस बयान की? इस्तानुकज़ई उन लोगों में शामिल है तालिबान के जो पहले से निस्बतन रोशन ख्याल है और इस तरह के ख्यालात रखते हैं। उन्होंने ये हिम्मत की है कि इसका इजहार किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पर ख़वातीन को तालीम की इजाज़त मिल जाएगी। ठीक है, बड़ी अफसोस की बात, लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और जो अफ़गानिस्तान पर अमरीकी ताल्लुकात और क्या असरात हो सकते हैं, सलीम साफ़ी से ने बयान किया, सलीम साफ़ी साहब ने। अच्छा, अगला जो आपकी तरफ से सवाल आया है वो उमर चीमा साहब के लिए आया है और उनके लिए सवाल ये है, चीमा साहब आपसे पूछ रहे हैं कि कोई सहाफ़ी अगर गिरफ़्तार हो जाए तो सब एक हो जाते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन अगर कोई झूठ फैलाए तो कोई एहतजाज नहीं होता, ऐसा क्यों है? अलीना, ये तो मेरे दिल का सवाल है और मैं हमारी जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी वो जो फेक न्यूज़ में भी उनका बड़ा मुकाम है। तो एक दफ़ा उनसे मैंने यही बात पूछी, मैंने कहा कि आपके साथ जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है, लेकिन जब गवर्नमेंट को पूछते हैं वो समझते हैं कि क्या ये बंदा जर्नलिज्म कर रहा है। तो मैंने कहा मैं तो आपकी जर्नलिज्म से एग्री नहीं करता कि ये जर्नलिज्म है, झूठ फैलाना जर्नलिज्म है। तो आगे से जवाब ये आता है कि जब वो लोग ये काम कर रहे होते हैं उस टाइम आप क्यों नहीं बोलते। और ये वाकई हमारे सब के लिए, मीडिया के लिए एक सवाल है। हम बात करते हैं जब कोई बंदा एक ज़ेरे ताब होता है, हम कहते हैं जी कि ये बात करने के लिए मुनासिब टाइम नहीं है। जब वो बाहर आएंगे तो हम अकाउंटेबिलिटी की भी बात करेंगे। जब को आ जाता है फिर हम अपने रूटीन के कामों में लग जाते हैं और हम पूरी दुनिया की अकाउंटेबिलिटी का ठेका भी हमारे पास है। हमें सब पर गुस्सा आता है सिवाय अपने आप पर, और वो हम अपने आप को बेहतर नहीं करते। इसका नुकसान ये है कि जिस तरह बाकी इदारों पर एतमाद खत्म होता जा रहा है, इसी तरह मीडिया जो है वो भी क्राइसिस का शिकार है कि लोग समझते हैं कि इधर भी बहुत ज्यादा एक जालसाजी चल रही होती है। और इसका नुकसान एक ये भी है कि ऐसे लोग जो हैं ये इस प्रोफेशन के अंदर के दुश्मन हैं, क्योंकि इनकी वजह से एक जर्नलिस्ट और एक जो आम आदमी है उसमें कोई फर्क नहीं है। जितना वो झूठ बोल सकता है, यानी कि इतना अगर जर्नलिस्ट भी बोलना शुरू कर दे तो फिर जो है वो एक तफरीक तमीज वो खत्म हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो बात जो जर्नलिस्टों की तरफ से जब झूठ फैलता है उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट, नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल है कि ये वो चीज है कि जिस पर हमें अपने फायदे में, इस प्रोफेशन के फायदे में हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ठीक है।